कॉमर्स हरिकेन्स। आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं कंपनी लॉ का, जिसका नाम है टाइप ऑफ कंपनीज। इसमें हम पढ़ेंगे कि हमारे पास बेसिकली कितनी तरह की कंपनीज होती हैं। मोस्टली इस पर एक लॉन्ग क्वेश्चन ही आ जाता है जिसमें टाइप्स ऑफ कंपनीज आपसे पूछी जाती हैं, तो आपको इसमें इन सभी कंपनीज के नेम्स के साथ इनके मीनिंग्स बताने हैं। तो फर्स्ट, जैसा कि हम देख सकते हैं, हमारे पास टाइप्स ऑफ कंपनीज कुछ कैटेगरीज में डिवाइड है। बेसिकली हमारे पास 6 कैटेगरीज हैं, ठीक है, 6 तरह की ब्रॉड कैटेगरीज हैं। अब उनके अंदर हमने पढ़ना है कि कौन कौन सी कंपनीज हमारे पास हैं, क्योंकि इतनी सारी कंपनीज को हमने कुछ बेसिस के आधार पर डिवाइड कर दिया है। तो हमारा जो फर्स्ट बेस है उसका नाम है ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन का मतलब होता है कंपनी बनाते समय जो रूल्स हम यूज करते हैं उसको इनकॉर्पोरेशन कहते हैं। तो रूल्स के बेसिस पर हमारे पास बेसिकली 3 टाइप्स की कंपनीज हैं। फर्स्ट इज चार्टर्ड कंपनी। चार्टर्ड कंपनी जो है ये सबसे पुराना स्टाइल है, अब ये एग्जिस्ट नहीं करता। यहाँ पर क्या होता था कि कुछ एसोसिएशंस बना दी जाती थी, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट हाई प्रोफाइल लोगों को इकट्ठा करके उनकी एक कमेटी बना दी जाती थी और वो लोग रूल्स बनाते थे कंपनी को चलाने के लिए। अब ये जो एसोसिएशन बनाई गई है, ये जो लोग अपॉइंट किए गए हैं, ये लोग रॉयल चार्टर के थ्रू अपॉइंट किए जाते थे। रॉयल चार्टर का मतलब होता है किसी भी कंट्री के किंग या क्वीन के थ्रू इन लोगों को सिलेक्ट किया जाता था और वो लोग किंग और क्वीन के बनाए गए रूल्स के बेसिस पर ही काम करते थे। तो हम ये कह सकते हैं कि ये किंग के या क्वीन के रिप्रेजेंटेटिव होते थे और उनके थ्रू बनाए गए रूल्स को वो कंपनीज पर अप्लाई करवाने का काम करते थे। अब ये चीज बिल्कुल खत्म हो गई है। सेकंड जो है हमारा, दैट इज स्टैट्यूटरी कंपनी। स्टैट्यूटरी कंपनी का मतलब कि अगर हमारे पास कोई स्पेशल कानून बनाया गया है, कोई स्पेशल एक्ट पास किया गया है, उस एक्ट के अकॉर्डिंग अगर कोई कंपनी बन जाती है तो उसे स्टैट्यूटरी कंपनी कहते हैं। जैसे कि आरबीआई है। आरबीआई क्या है? एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कुछ रूल्स को फॉलो कर रही है, ठीक है, और उसके अंडर आगे कमर्शियल बैंक्स बनाए गए हैं। अब आरबीआई का काम है उन कमर्शियल बैंक्स को चेक करते रहना कि वो आरबीआई के बनाए गए रूल्स फॉलो कर रही है या नहीं। अगर वो फॉलो नहीं कर रही है तो उन पर पेनल्टी लगती है। तो मींस अगर किसी रूल्स के बेसिस पर कंपनी चल रही है तो स्टैट्यूटरी होती है। नेक्स्ट इज रजिस्टर्ड कंपनी। रजिस्टर्ड कंपनी का मतलब कि जब कोई कंपनी कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर अपना नाम रजिस्टर करा ले तो वो रजिस्टर्ड कंपनी होती है। यानी कि किसी एक्ट के अंडर अगर वो काम कर रही है, जैसे कंपनीज एक्ट मैंने आपको बताया, तो उस कंपनीज एक्ट में जिसने अपना नाम रजिस्टर करा लिया वो रजिस्टर्ड कंपनी बन जाती है। इसके बाद हमारी नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो है ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। लायबिलिटी का मतलब होता है कंपनी में जो मेंबर्स हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं, वो लोग मिलकर काम कर रहे हैं, पैसा कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और अगर कंपनी को लॉस हो जाए, कंपनी बंद होने की नौबत आए, तो ऑब्वियसली लोगों को लॉसेस की भरपाई करनी पड़ती है। तो जब हम कंपनी को पैसा पे करते हैं तो वो हमारी लायबिलिटी हो जाती है। तो लायबिलिटी के बेस पर हमारे पास 2 टाइप्स की कंपनीज है, लिमिटेड कंपनी और अनलिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब कि हर पार्टनर की लायबिलिटी लिमिटेड है, यानी जितने भी शेयर होल्डर्स हैं वो लिमिटेड लायबिलिटी पे करेंगे। लिमिटेड यहाँ 2 तरह से होता है, बाय शेयर्स, बाय गारंटी। लिमिटेड लायबिलिटी क्या हो गया कि जो शेयर होल्डर्स है उनका पेमेंट करने की, जो लायबिलिटी करने की ताकत है वो लिमिटेड होगी, मतलब उनसे एक्स्ट्रा पैसा नहीं ले सकते। अब वो लिमिटेड किस तरीके से होगी? इन 2 तरीके से। बाय शेयर्स का मतलब कि अगर किसी शेयर होल्डर ने कंपनी में सपोज 100 रुपीज के शेयर परचेज किए हुए, ठीक है, 100 रुपीज के शेयर्स परचेज करे थे उसने, लेकिन अभी तक जो हम शेयर्स की कॉल्स मंगवाते, शायद आपने पढ़ा होगा, आपको पता ही होगा, 12th क्लास में सबने पढ़ा होगा कि जब हम शेयर्स खरीदते हैं तो उसकी सारी पेमेंट हम वन टाइम नहीं करते, हम इंस्टॉलमेंट्स में मंगवाते हैं, जैसे अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, इस तरीके से। तो सपोज करते हैं 100 के शेयर्स में से उसने अभी तक 80 रुपीज पे कर दिए हैं, 20 रुपीज उसके अभी तक अनपेड है, यानी उसने 20 रुपए भी नहीं दिए। तो अगर कंपनी का लॉस होता है तो कंपनी उस इंसान से सिर्फ 20 रुपीज ही मंगवा सकती है, क्योंकि वो लिमिटेड बाय शेयर्स है, यानी जितने शेयर उसने खरीदे वो बस उतना ही पैसा देगा, उसके फालतू वो पैसा नहीं देगा, चाहे कंपनी को कितना मर्जी लॉस हो जाए, ठीक है।
लिमिटेड बाय गारंटी क्या होता है कि शेयर होल्डर गारंटी दे देता है कि भाई कंपनी अगर लॉस में गई तो मैं मिनिमम इतना पैसा तो तुम्हें दूंगा ही दूंगा, ठीक है, चाहे मैंने कितने मर्जी भी शेयर्स खरीद रखे हैं, लेकिन मैं गारंटी देता हूं कि मैं तुम्हें इतने की पेमेंट कर दूंगा। जैसे कि मैंने सपोज किसी कंपनी में 50,000 के शेयर्स खरीदे हुए, तो अगर बात करें लिमिटेड बाय गारंटी की, तो जब कंपनी बंद होने की नौबत आएगी तो मुझसे सिर्फ 50,000 नहीं मांगे जाएंगे, क्योंकि मैंने क्या गारंटी दी है, मैंने ये गारंटी दी है कि जब भी लॉस होगा तो मैं कंपनी को 70,000 रुपए पे करूंगी। अब शेयर्स तो मैंने 50,000 के लिए हुए हैं, लेकिन मैंने गारंटी 70,000 की दी है, तो इन केस ऑफ वाइंडिंग अप मैं 70,000 ही पे करूंगी, क्योंकि मैंने गारंटी उतने की दी थी, ठीक है। नेक्स्ट आता है अनलिमिटेड लायबिलिटी, यानी कि यहाँ पर शेयर होल्डर की लायबिलिटी बिल्कुल अनलिमिटेड है, यानी हम जितना मर्जी पैसा उससे मंगवा सकते हैं। अगर उसके पास पैसा नहीं है तो हम उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी जब्त कर सकते हैं, उसको नीलामी करवा के उससे पैसा रिकवर कर सकते हैं, ठीक है, तो उसे बोलते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, यानी कि हम अपनी कंपनी के शेयर्स किसी को अगर ट्रांसफर करना चाहते हैं और ऐसा हम करते हैं तो उसकी बेसिस पर हमारे पास 2 तरह की कंपनीज बनती हैं, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी किसे बोला जाता है? प्राइवेट कंपनी वो होती है जिसमें नंबर ऑफ मेंबर्स मिनिमम 2 होते हैं, मैक्सिमम 200 होते हैं, ठीक है। यहाँ पर पेड अप कैपिटल 1 लाख होना चाहिए, मतलब कम से कम 1 लाख रुपए के साथ आप कंपनी स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पर जो भी पर्सन काम कर रहे हैं, जो भी इसके मेंबर्स हैं, वो पब्लिक के थ्रू पैसा नहीं मंगवा सकते, यानी कि अगर कंपनी में 150 मेंबर्स काम कर रहे हैं तो सिर्फ 150 मेंबर ही होंगे जो कंपनी में पैसे लगाएंगे, किसी और इंसान से वो पैसा नहीं मंगवा सकते, वो प्रोस्पेक्टस इशू नहीं कर सकते, ठीक है। और जो पब्लिक कंपनी होती है वो पब्लिक के लिए काम करती है, इसीलिए वो कभी भी प्रोस्पेक्टस इशू करके पब्लिक से, शेयर होल्डर से पैसा मंगवा सकती है। यहां पर हमारे मिनिमम 7 मेंबर्स होते हैं, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, और मिनिमम पेड अप कैपिटल जो है वो 5 लाख होना चाहिए कंपनी स्टार्ट करने के लिए। नेक्स्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप का मतलब होता है मालिक। मालिक कौन है कंपनी का? मालिक जो होगा उसके बेसिस पर हम कंपनी को डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज गवर्नमेंट कंपनी, नाम से ही पता चल रहा है ये वो कंपनी है जिसका ओनर कौन है? गवर्नमेंट। बिल्कुल सही बताया आपने, गवर्नमेंट इसके ओनर है। यहां पर क्या होता है कि जो कंपनी के शेयर, जितने भी शेयर्स हैं कंपनी के, उन सभी का 51% शेयर्स जो है वो गवर्नमेंट के हाथ में होते हैं और 49% पब्लिक को इशू किए जाते हैं। यानी इससे हमें साफ पता चल रहा है कि 51% शेयर्स जो हैं वो गवर्नमेंट के पास है, तो गवर्नमेंट उसकी मालिक हो गई, गवर्नमेंट ही उसके लिए रूल्स बनाएगी, रेगुलेशंस बनाएगी, डिसीजंस लेगी, सारा काम गवर्नमेंट देखेगी। आप सबने शायद बीवी नंबर 1 मूवी देखी होगी, उसमें भी था करिश्मा कपूर जब आती है अपने हस्बैंड के ऑफिस में तो वो अपने सेक्रेटरी से क्या बोलती है कि इस कंपनी में मेरे हस्बैंड का 49% शेयर है और मेरा 51% शेयर है, तो इसीलिए इस कंपनी की मालिक मैं हुई, ठीक है। वैसे ही यहां पर होगा कि अगर हमारी गवर्नमेंट कंपनी की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उसमें 51% गवर्नमेंट के पास होगा, मतलब कम से कम 51%, उससे ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम 51% गवर्नमेंट के हाथ में होना चाहिए। नेक्स्ट इज होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी, ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है मेरी पिछली वीडियो में, आई थिंक आपने वो देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और जैसा कि मैंने आपको हमेशा बोला है और आज फिर बोलूंगी कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए आप वीडियोस देखते जरूर हैं बट आप वीडियोस को शेयर नहीं करते या चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज ऐसा मत कीजिए, क्योंकि जब आप ऐसा चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो उससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। मुझे अच्छा लगता है कि हाँ, मैं अगर इतनी मेहनत करके वीडियोस बना रही हूँ तो स्टूडेंट्स उसको देख भी रहे हैं और उसको पसंद भी कर रहे हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हाँ जी, हम बात कर रहे थे होल्डिंग कंपनी की। होल्डिंग कंपनी क्या होती है? सपोज करते हैं कि एक कंपनी है, उसके पास बहुत सारा पैसा है, बहुत अच्छे एम्प्लॉयज हैं, वो बहुत बढ़िया काम कर रही है, बट उसको लगता है कि मुझे अपने बिजनेस की ग्रोथ करनी चाहिए, तो क्या करेगी कि अपना जो कॉम्पिटिटर होगा और अगर वो लॉस में जा रहा है तो उसकी कंपनी को होल्ड कर लेगी, यानी उस कंपनी को इस तरीके से खरीद लेगी कि उस पर उस कंपनी में चलने वाले सारे रूल्स रेगुलेशंस को वो खुद कंट्रोल करना शुरू कर देगी, वहां पर डिसीजन मेकिंग करने लग जाएगी, उसकी एसेट्स और लायबिलिटीज को टेक ओवर कर लेगी।
तो अगर आप ऐसा कर रहे हैं कि किसी और कंपनी को आप कंट्रोल कर रहे हैं तो वो होल्डिंग कंपनी होता है। और जिस कंपनी को कंट्रोल कर रहे हैं आप, वो कंपनी, वो छोटी कंपनी सब्सिडरी कंपनी कहलाती है। ठीक है, तो अगर आप बड़ी कंपनी में हैं, यानी जो दूसरी को कंट्रोल कर रही है, तो आप होल्डिंग कंपनी आ जाएंगे। अगर आपकी कंपनी कंट्रोल हो रही है किसी के थ्रू, तो आप सब्सिडरी कंपनी बन जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ नेशनैलिटी, यानी कि किस नेशन में आप हैं उसके बेसिस पर कंपनी का डिवीजन होना। तो यहां पर भी हमारे पास दो तरीके की कंपनीज है, इनलैंड कंपनी एंड फॉरेन कंपनी। इनलैंड का मतलब होता है कि जिस कंट्री में हम रह रहे हैं, जिस कंट्री में हमारा जन्म हुआ, उसी कंट्री में हमने अपनी कंपनी को एस्टैब्लिश किया। ठीक है, उसी में हमने, यानी उसी कंट्री में चलने वाले एक्ट के अंडर हमने अपनी कंपनी बनाई, वहीं के रूल्स हम फॉलो कर रहे हैं और हम वहां की ही मतलब हेड ऑफिस जो है हमारा वहीं पर है। ठीक है, तो वो हो जाएगा इनलैंड कंपनी। और फॉरेन कंपनी का मतलब कि आप दूसरी कंट्रीज में काम कर रहे हैं, दूसरी कंट्रीज में आपने हेड ऑफिस बनाया हुआ है। नेक्स्ट इज अदर कंपनीज। अदर मीन्स क्या आएगा, मल्टीनेशनल कंपनीज यानी एमएनसी। ये बहुत कॉमन है, सबको पता ही है मल्टीनेशनल क्या होता है। अगर आपको नहीं पता फिर भी मैं बता देती हूँ। मल्टीनेशनल कंपनी वो होती है जिसके पास जो मतलब एक से ज्यादा कंट्रीज में सामान को खरीदने बेचने का काम करती है। इसका हेड ऑफिस एक कंट्री में होता है, लेकिन इसकी कंपनी की ब्रांचेस डिफरेंट कंट्रीज में होती है। जैसे कि बात कर ली जाए रिलायंस की, बात कर ली जाए नोकिया की, ये ऐसी कंपनीज हैं जिनका हेड ऑफिस किसी एक कंट्री में है, लेकिन इनकी ब्रांचेस अलग अलग कंट्रीज में भी हैं। यानी अगर हम बात करें रिलायंस की, तो रिलायंस का हेड ऑफिस इंडिया में है, यहाँ पर वो बनी है, एस्टैब्लिश हुई है, यहाँ के कंपनीज एक्ट के अंडर वो बनाई गई है, बट उनकी सेलिंग जो है वो तो फॉरेन की कंट्रीज में भी हो रही है। ठीक है, ब्रांचेस है उनकी, तो वो मल्टीनेशनल बन जाता है। नेक्स्ट इज डिफर्ड कंपनी। इसका मतलब होता है कि अगर कोई कंपनी सही तरीके से काम नहीं कर रही है, बिजनेस एक्टिविटीज को परफॉर्म नहीं कर रही है, तो वो एक रिक्वेस्ट भेजती है रजिस्ट्रार के पास कि हमारी कंपनी को बंद कर दीजिए क्योंकि हमारी कंपनी प्रॉफिट नहीं कमा रही। यानी कंपनी को एक साल के अंदर ये फील होने लग जाता है कि हमारे बिजनेस का कुछ भी नहीं होगा, अब हमें बिजनेस बंद कर देना चाहिए। अब रजिस्ट्रार के पास जब ये एप्लीकेशन पहुंचती है तो वो इसके लिए इन्वेस्टिगेशन करवाता है, एक लेटर भी भेजता है। वो चेक करना चाहता है कि वाकई में बिजनेस प्रॉपरली काम नहीं कर रहा या कंपनी कुछ बहानाबाजी कर रही है। और जब कंपनी के बारे में ये पता चलता है कि वाकई में उनके पास कोई एसेट्स नहीं बची, कोई लायबिलिटीज उनके पास नहीं है, उनकी कोई प्रोडक्शन एक्टिविटी प्रॉपरली नहीं हो रही है, तो वो उसको बंद कर देते हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टाइप आता है इलीगल कंपनी। इलीगल कंपनी सिंपल सी बात है कि जो कंपनीज एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड हो गई, इसका मतलब उसको उसके रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। अगर कोई कंपनी उसमें लिखे गए रूल्स को फॉलो नहीं करती या मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखी गई चीजों को फॉलो नहीं करती, तो वो कंपनी इलीगल मानी जाती है। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज हम बात करें कि मिनिमम मेंबर्स जो हैं हमारी कंपनी में हैं 7 होने चाहिए, बट हम 5 या 4 मेंबर्स के साथ काम कर रहे हैं, तो एक तरह से वो इलीगल है क्योंकि हम रूल फॉलो नहीं कर रहे। तो अगर हम कोई भी रूल फॉलो नहीं कर रहे हैं तो वो इलीगल एक्टिविटी के अंदर आ जाता है, वो लीगल कंपनी बन जाती है। नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट कंपनी। इन्वेस्टमेंट कंपनी वो है जिसका काम गुड्स को प्रोड्यूस करना नहीं होता, यानी ये गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन में नहीं लगे होते। ये सिर्फ क्या करते हैं, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स का करते हैं। मीन्स ये सिक्योरिटीज या शेयर डिबेंचर्स को खरीदते बेचते हैं, इनका काम होता है इन्वेस्टमेंट करना। ठीक है, नेक्स्ट इज नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी, यानी ये वो कंपनीज हैं जिनका मकसद होता है चैरिटी करना। जैसे कि कोई अनाथ आश्रम चला रहे हैं, ओल्ड एज होम चला रहे हैं, ठीक है, इनका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता। आप सभी ने पढ़ा भी होगा 12th क्लास में, ये चैप्टर है एनपीओ जिसे हम बोलते हैं। एनपीओ जहां पर उनका मेन मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं होता, वो सिर्फ सोशल वर्क करना चाहते हैं। नेक्स्ट जो हमारा लास्ट आता है वो है 1% कंपनी। ये वो एक्ट है जो अभी लेटेस्ट ही आया था कुछ साल पहले। यहाँ पर ये बोला गया कि अगर कोई इंसान चाहे तो अकेले भी वो बिजनेस बना सकता है, उसको कम से कम सिर्फ 1 लाख रुपए की जरूरत है और उसे बिजनेस स्टार्ट करने की परमिशन मिल जाती है। उसकी कंपनी को कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड करवा के ये काम किया जा सकता है। तो इसी के साथ हमारा टाइप्स ऑफ कंपनीज कंप्लीट होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। टिल देन बाय बाय, हैव अ गुड डे।